हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट आइस के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ की हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं पॉलिटी के। जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक कर लिया था, जहाँ की हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, स्पेशली उनकी वोटिंग राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष के कॉरस्पॉन्डिंगली जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनको किस तरह की वोटिंग के राइट्स हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ वैसे आप लोगों को कि आरबीआई के गवर्नर को एमपीसी में 2 बार वोट करने का राइट मिलता है, लेकिन अध्यक्ष को केवल 1 बार में, इन केस ऑफ जब इक्वालिटी होती है तभी। अदरवाइज जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में भी करते हैं और इक्वालिटी के केस में भी उनके पास एक एडिशनल वोट रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कार्य करता है लेकिन उनका जो महाभियोग प्रक्रिया होता है जो कि उनके रिमूवल के लिए किया जाता है उसमें वो लोग भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें जो राज्य की विधानसभाएं हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जब राष्ट्रपति का रिमूवल का बात होता है ना, तो ये सारे लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं जो वहाँ के पार्लियामेंट में हैं, या तो वो इलेक्टेड हो या फिर नॉन इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, ये मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल क्या है ये आप मुझे बताइएगा, कोई किस तरह की मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है अपने राष्ट्रपति को रिमूवल के लिए। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर टफेस्ट बोल सकते हैं, टफेस्ट मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है अपने राष्ट्रपति के रिमूवल के लिए। साथ में एक और क्वेश्चन कि कितने तरह की मेजोरिटी होती है और उनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो पीडीएफ शेयर किया जाएगा उसमें मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण किया जा सकता है। तो इसको जरा सोचिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों हैं, तो अगर किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत में अगर लागू करना है तो हमें क्या स्टेट से उनका कंसेंट लेने का जरूरत पड़ेगा? नहीं, तो राज्य की सहमति के बिना, इसका आंसर यही होगा। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एक स्टेट है उसका किसी बगल का जो बॉर्डरिंग कंट्री है उससे उनके रिलेशन अच्छे हो, तो हो सकता है कि इंडिया के कुछ ऐसे डिसीजन को वो लोग लागू ना होने दें अगर स्टेट का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। तो whenever it is coming on the sovereignty of the India, स्टेट का सहमति का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, इसका आर्टिकल कौन सा ये बताइएगा मुझे, इसका एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, और साथ में आप मुझे वो कंडीशंस बताइएगा कि जहां सेंटर ओवर पावर करता है स्टेट को। ठीक, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से है जो कि फॉरेनर्स को भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनली। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया हुआ है कि यह राइट्स फॉरेनर्स को भी है। ये आप लोग बताइएगा मुझे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि केवल इंडियन के लिए हैं, और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट के जो कि इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के लिए हैं। ठीक, इस केस में क्या है, जो व्यापार और व्यवसाय, अगर आप ऑप्शंस पढ़िएगा, कानून के समक्ष समानता है तो इक्वालिटी तो सबको है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी सभी को है, और धार्मिक, इंडिया कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप अपना चेंज कीजिए। तो इसका आंसर ए होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन को अवेलेबल है वो आपको नहीं है। ठीक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए नॉर्मली लोगों को लगता है कि लोकसभा का ज्यादा होना चाहिए या फिर राज्यसभा से, या फिर लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल होना चाहिए। नहीं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, आप देखे होंगे कोई भी खड़ा होता है। अभी मिताली राज बनी है, वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए बनी एक्चुअली में, वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी जो है वो आई थिंक पिछले साल यूपी में बने थे। तो इसका जो आंसर है लोकसभा का वो 25 है, राज्यसभा का 30 है और राष्ट्रपति के लिए 35 है। ठीक, सिमिलरली आप ये बताइएगा कि विधानसभा और विधान परिषद इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और गवर्नर का जो मिनिमम एज होना चाहिए वो क्या होगा। पंचायत में इलेक्शन करने के लिए, पंचायत में वोटिंग के लिए आपका क्या होना चाहिए,
एज, मिनिमम एज। और पंचायत में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एज होना चाहिए, ये आप या तो मुझे हम बताइए या फिर जो हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे उसमें आप देख लीजिएगा। परंतु मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार अगर आप खुद से मेहनत करते हैं ना तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। अदरवाइज पीडीएफ तो इंटरनेट पर हजारों पड़े हैं, जाइए उनको आप सेव कर लीजिए। व्यक्ति जो कि भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड का राजदूत रहने के साथ साथ जो जेएनयू था, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मली एग्जाम में स्किप करना चाहिए। अगर आपका आईक्यू ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर अगर आपने पढ़ रखा उनके बारे में तभी आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज आउट ऑफ 150 क्वेश्चन आपको 135 टू 145 ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आपको स्किप करना रहता है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन है जिनको आपको स्किप करना है। वैसे इनका आंसर जो है अपने जो KR नारायणन महोदय हैं वो ये सभी रह चुके हैं। भारत में जो वित्त आयोग है इसका प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका जो आपको पता होगा, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो बंटवारा होता है उसका उनका वित्त आयोग का मेन जो ड्यूटी रहता है वो यही रहता है, उस पर डिसीजन लेना। और ये जो होता है केवल एक रिकमेंडेटरी होता है, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको माने या नहीं माने। वैसे आर्टिकल क्या है और जो क्वालिफिकेशंस होते हैं वित्त आयोग के वो क्या है एंड कौन डिसाइड करता है, ये बताइएगा। ठीक, अब 71st बीपीएससी में जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा में सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसके अंदर में है, तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा में है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में जो होता है उसका बारे में एक बार आप पता करने का प्रयास कीजिएगा, यू विल नो समथिंग न्यू। अच्छा, मैं ये जो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं उसका आंसर मैं देन एंड देयर अभी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर हमारे ग्रुप में मिल ही जाएगा वैसे भी। ठीक है, और अब मैं अगर सब चीज़ों को आंसर करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 20 मिनट्स इट विल गो अबाउट 60 मिनट्स और इवन मोर। ठीक, भारत के महान न्यायवादी, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु और नहीं है। राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है या देते हैं होना चाहिए यहाँ पर। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं और सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है। ठीक है, तो ये सलाहकार तो करते ही हैं। ठीक है, बट इसका जो आंसर है राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं वो। इनका आर्टिकल क्या है बताइएगा, स्टेट में जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग है उनका आर्टिकल क्या है और उनको कौन कौन से पावर है। ठीक है, और क्या ये सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कोई केस ले सकते हैं क्या, ये बताइएगा आप लोगों को। ठीक, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार में पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं। ठीक है, वह सरकारी कर्मचारी भी नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक, तो एक बात बताइए कि 5 सब्जेक्ट को स्टेट सब्जेक्ट से कंकरेंट सब्जेक्ट में ट्रांसफर किया गया था, कब किया गया था। ठीक है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और वो 5 सब्जेक्ट क्या क्या थे। ठीक है, ये कौन सा शेड्यूल में, जो भी आपका ये जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट जो है ये कौन सा शेड्यूल में है और कौन सा आर्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग है वो लोग, ये बताइएगा। ठीक, इसका आंसर वैसे ए है, जो 1 और 4 है वो सही है। ये आपका वन्य जीवों की सुरक्षा और बिक्री कर पर मूल्य नियंत्रण। ठीक है, ये आपका जो है समवर्ती सूची मतलब कि कंकरेंट लिस्ट में है। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सांझी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ठीक, तो ये देखिएगा कि ग्राम पंचायत का जो गठन था ये आपका मतलब कि ये तो होगा ही, क्योंकि जो गांधी जी थे वो बोलते थे कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, और वो जो पंचायत राज था उसको सपोर्ट करते थे। समान नागरिक यूसीसी है उसकी बात कर रहा है, तो ये गांधी जी कभी सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति और काम का अधिकार। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट गांधी जी हमेशा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कॉटेज इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं, उनको सपोर्ट करते थे। तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है आपका, जो मतलब जो शेड्यूल्स हैं उनका ट्रिक होता है।
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपके सारे शेड्यूल हो जाते हैं इसी में, 5, 2, 7, 3 एंड 2। ये देखिए आपके टोटल 12 है, ये 12 टू 12 का 12 हो जाता है। और इसका डिटेल्ड वर्जन आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा आप। एक्चुअली में ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी बीपीएससी, कभी यूपीपीएससी, कभी जेपीएससी, एंड इट इज़ वेरी इजी। केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से। अभी कैबिनेट सचिव भैया क्यों परामर्श देने लगे प्रधानमंत्री को? ठीक, और प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये सही है। और सिमिलरली जो स्टेट है उसमें सीएम के परामर्श पर जो गवर्नर है वो एलोकेट करते हैं मिनिस्ट्रीज। ठीक, वैसे बताइएगा कि बिहार में अभी गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो आपको पता है, गृह मंत्री कौन है बताइएगा। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, विधायिका के कार्य केवल राज्य में सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है? नहीं भैया, इनको मत देने का अधिकार कब से मिलने लगा। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है? नहीं। आप ये बताइएगा आर्टिकल नंबर 121 और 211, ये बताइएगा। तो 212, ये आर्टिकल एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, ये दोनों किसके बारे में बात करता है। ठीक है, किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं? नहीं, आपके उनका जो प्रोसीडिंग होता है उनकी अनियमितता पर हम लोग कोई प्रश्न को रेज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर केवल ए हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, और 210 जो आर्टिकल है उसमें इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल बीपीएससी में बहुत बार आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार कम से कम इन जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ गए हैं इन आर्टिकल्स को याद रखिए। 210 आप कहीं अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 177 के तहत जो आपका बी है वो सत्य नहीं है। ये आंसर जो है ना, ये बीपीएससी के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, और 212 जो मैं इसकी बात यहाँ पर कर रहा था, अभी मैं लिखा था ना मैंने कि 121 और 212, इसको आप देखिएगा एक बार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, परंतु इस जो औचित्य है उसको मतलब कि उसमें क्या ध्यान रखना था, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट में उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो उसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है उसकी बातें की जा रही है। ठीक है, तो सामान्य जनहित का संरक्षण हो, इसको देखिए एक बार। ठीक है, दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता का अवरोध न हो, ये होना चाहिए आपको। राज्य के नीतिक निर्देशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है डीपीएसपी और ये मौलिक अधिकार है, तो ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है कि इनको डीपीएससी को नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक, और सामूहिक हित बेहतर नहीं है। ठीक, तो इसका जो आंसर बीपीएससी ने दिया था वो ए दिया था, 2 और 3 इसको कंसीडर किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? ठीक है, मतलब ये डिसीजन कौन लेता है? मैंने ऊपर पूछा भी था कि वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है और उनका जो क्वालिफिकेशन होता है ये कौन डिसाइड करता है, और देखिए यहाँ पूछ ही लिया गया। ठीक है, तो ये जो है आपका जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है। जो स्टेट में वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड्स इन स्टेट। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद को आहत करने का अर्थ दीक्षांत है। स्थगन से विघटन सदन को समाप्त कर देता है। एक सेकंड, ये कुछ ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देख लेंगे एक बार। ये स्थगन से ये आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आया नहीं है इसमें। ठीक है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ठीक, तो ये जो आपका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ये जो आपके जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके फाइनेंस का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उनका ओवरव्यू करता है। ये इनका आर्टिकल क्या, ये बताइएगा। नॉर्मली इसको ऐसे याद करते हैं, आर्टिकल 243 आई इज फॉर इनकम। तो आपका जो फाइनेंस कमीशन है वो 243 आई होता है। 243 के क्या है एंड 243 जी किसके बारे में बात करता है, ये भी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिए।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में इशू हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। काफी मतलब कि डिटेल्ड वर्जन दिया गया है कि जनता को विकास के प्रशासन में भाग्य के योग माना, क्योंकि ये जो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट बोलते हैं पंचायती राज को। ठीक है, कृषि में उत्पादन करना ऐसा कुछ है नहीं। रोजगार का केवल एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। जनता में राजनीतिक चिंता में वृद्धि करना, देखिए ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली माना जा सकता था, बट इससे अच्छा ऑप्शन ये है, इसीलिए बीपीएससी ने इसको आंसर माना था। निंदा प्रस्ताव के बारे में आप क्या सत्य है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। ठीक है, वैसे बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, पर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, भिन्न नहीं है, ये भिन्न होता है उससे। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। ठीक है, ये गलत है और ये सही है। इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है और इस सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। अगर एक ऑप्शन का अगर क्वेश्चन होता, मतलब अगर एमसीक्यू रहता ना, तो ये क्वेश्चन सही होता, लेकिन चूंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो एक भी इसका ऑप्शन मतलब कि हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि केवल यही सही है, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया था। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट को वैसा ही अधिकार दिया गया है कि जहां ऐसा नहीं है कि वो सेंटर में स्टेट का वो कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो पहला केंद्र और राज्य के बीच के विवाद, तो इसमें अगर हाई कोर्ट को अगर हम लोग पावर दे देते हैं, तो हाई कोर्ट तो अपना राज्य को सपोर्ट कर देगा, तो इसीलिए इस केस में केवल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। दूसरा, राज्यों के बीच विवाद, अगर दो राज्य है तो दो हाई कोर्ट इसमें तो लड़ जाएंगे। ठीक है, अगर स्टेट 1 है और स्टेट 2 है तो लड़ जाएंगे, तो इस केस में भी दोनों राज्यों के बीच में जो वो रहेगा, अधिकार रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का जो संरक्षण है वो हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट इस केस में सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। ठीक, और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ठीक है, ये एक्चुअली में केवल सी आंसर है अपना। ठीक, और इसी के साथ अपना 70वीं का जो री एग्जाम होता और 71st, इन तीनों के पॉलिटी के क्वेश्चंस को हमने एक बार ओवरव्यू कर लिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रेज किए हैं, तो आपके लगभग पॉलिटी के 150 से 200 क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर आप इनको पूरा क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हैं तो। इसके अलावे हम लोग अभी 62nd बीपीएससी से अब तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये आपको टेलीग्राम एंड यूट्यूब दोनों पर जगह पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, हमारा ऑफिशियल और जो टेलीग्राम आईडी है ये है, यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू।